बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुशामदेद। सिंध हुकूमत गिराने के ख्वाहिशमंद एक वज़ीर बा तदबीर को नैब की तरफ से एक पैगाम दिया गया है और पैगाम बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ की सूरत में दिया गया है। इस वज़ीर बा तदबीर का नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं, आपको समझ आ गई होगी कि यह वज़ीर बा तदबीर कौन है। नैब ने अपने बयान में ये कहा है कि किसी मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बा तदबीर की ख्वाहिश पे आसिफ अली ज़रदारी, साबिक सदर मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध और मोहतरमा फ़रियाल तालपुर MPA को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब को मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले की मुसद्दका नकूल ताहाल मसूल नहीं हुई। मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुसद्दका फ़ैसले की रोशनी में कानून खुद अपना रास्ता बनाएगा। और आगे चलकर उन्होंने ये भी कहा है कि नैब ने मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर की नैब में जारी एक केस के सिलसिले में मीडिया को दिए गए बयानात और इंटरव्यूज़ के मतन पैमरा से तलब करने का फैसला किया है ताकि मुअज़्ज़ज़ वफाकी वज़ीर के मुतल्लिका केस के सिलसिले में नैब को माफ़ी मांगने, केस बंद करने और केस वापस लेने के तमाम बयानात और इंटरव्यूज़ का कानून के मुताबिक न सिर्फ मुकम्मल गहराई से जायज़ा लिया जाए और नैब के कानून के मुताबिक कार्रवाई करने से पहले इस बात को देखा जाए कि नैब को माफ़ी मांगने और मुतल्लिका केस बंद करने और वापस लेने का क्यों कहा जा रहा है। और आगे चल के ये भी कहा गया है नैब हर किस्म के दबाव को मुस्तरद करता है और यह यकीन दिलाता है कि नैब की तमाम तहकीकात सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक मंतकी अंजाम को पहुँचेंगी। ये प्रेस रिलीज़ जब नैब ने जारी की तो इसके थोड़ी ही देर के बाद वही जो मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बा तदबीर हैं उन्होंने ट्विटर पे इसका जवाब दिया है और वो उन्होंने नैब की जो प्रेस रिलीज़ है उसके ऊपर मिर्ज़ा गालिब का एक शेर है उसको दर्ज किया है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। तो ये जो शेर है, जिस गज़ल का ये शेर है, उसका जो आखिरी शेर है वो कुछ यूँ है, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो शेरों का मुकाबला हो रहा है, तो इसमें अब नैब का ज़्यादा नुकसान होता है या मुअज़्ज़ज़ वज़ीर बा तदबीर का ज़्यादा नुकसान होता है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज जनाब फैसल वाडा साहब, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, जनाब खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली, और मोहतरमा डॉक्टर नफीसा शाह साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब, सिंध हुकूमत को गिराने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे थे फवाद चौधरी साहब, कराची गए, वहाँ पे उन्होंने एक और ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि ज़रदारी साहब को और मुराद अली शाह साहब को और फ़रियाल तालपुर साहब को गिरफ़्तार भी किया जाए। उसका जवाब दे दिया है, नैब ने दे दिया है। अब एक वफाकी वज़ीर एक ऐसे इदारे के साथ बरसरे पेकार हो गए हैं जो कि कहा जाता है इंडिपेंडेंट इदारा है, तो क्या हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान नहीं पहुँच रहा? बहुत शुक्रिया मीर साहब। देखिए मीर साहब, सबसे पहले तो ये कि कल भी मैंने बड़ा चैनल्स पर क्लियर किया था कि ना तो हम कोई ऐसा प्रोग्राम रखते हैं, ना हमारी सोच है कि हम सिंध की हुकूमत को गिराएं। सिंध की आवाम ने उनको वोट के ज़रिए मैंडेट दिया है, वही उनसे मैंडेट वापस ले सकते हैं, और ना ही कोई गवर्नर राज का हिसाब किताब है। लेकिन जब इमैच्योर इनसेंसिबल स्टेटमेंट्स सीनियर पॉलिटिशियन से आएंगी, चौधरी मंजूर टाइप लोगों से, जिनको एक्चुअली जिनसे हमें सीखना चाहिए, वो एक है 16 MPO के तहत हम फेडरल मिनिस्टर्स को बंद कर देंगे, तो हम तो हंस पड़े। हम तो हंस नहीं पड़े कि हम तो अल्लाह का शुक्र है वफाकी वज़ीर है, हमारे पास तो वजारत और सदारत दी थी, तब हमें किसी ने पकड़ा, और हम वो काम ही नहीं करते ऐसे कि हमें कोई पकड़े। लेकिन इस ख्वाहिश पे हमने जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। उसके बाद फिर एक और वज़ीर है जो फिर सेंसिबल है, सईद गनी साहब, बैलेंस्ड है। वो कहते हैं कि जी हम सूबे सिंध में बैन लगा देंगे, तो फिर मुझे मजबूरन एक बयान देना पड़ा, नोइंग माई नेचर, कि जी किसी की वालिद की जागीर थोड़ी है, पूरा पाकिस्तान है, जिसको जहाँ जाना है जाए। वो उन बयानात के पैरामीटर्स के तहत उन्होंने सियासी बयानात दिए जाकर फवाद चौधरी साहब ने, और मेरे ख्याल से आज उन्होंने उन सारे बयानात के अगेंस्ट एक और बयान वही दे दिया जो मैंने कल दिया था। सो हमारा कोई ऐसा नहीं। आखिरी जो बयान उनका शाम का है वो जरा सुन लें। आज फवाद चौधरी साहब ने कराची में एक और बात किया, वो जरा सुने जी, क्या कहा उन्होंने। हमने यहाँ पे मुराद अली शाह साहब के जाने की बुनियाद रख दी है। कल और आज जो मेरी मुलाकातें हुई हैं, उसके बाद वज़ीर आला सिंध जो हैं उनके हमने जाने की बुनियाद रख दी है। अब उन्होंने कब जाना है, पीपल्स पार्टी को हम समझते हैं, हम फिर ये कहते हैं वो खुद फैसला करें और मुराद अली शाह को तब्दील करें। तो अब आप सही कह रहे हैं या फवाद चौधरी साहब सही कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हमने उनके जाने की बुनियाद रख दी है। देखिए मीर साहब, ये तो सियासत का हुस्न ही है ना, बयानबाजी तो हर तरफ से होती है। हमने तो कुछ भी बयान नहीं दिया, हमारे भाई बैठे हुए, इन्होंने कौन सी ज़बान एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं की, और आज
साथ भाई भाई हैं, गले मिल रहे हैं। और उन्होंने सारी एक दूसरे का चपरासी तो कभी नहीं ना कहा। सर अब मैं वो बयान करना नहीं चाहता, अल्फाज आपके रिकॉर्ड के हिस्सा होंगे, चले, मैं मुनासिब ठीक है। नहीं समझता कि बोलूँ वो। चले खुर्रम साहब, ये जो नैब के और एक वफाकी वजीर के दरमियान जो एक मुहाजराई की कैफियत नज़र आ रही है, तो इसमें ज़्यादा नुकसान वजीर का होगा या नैब का होगा या दोनों का होगा, या किसी का कोई नुकसान नहीं होगा? जी, बिलाखिर नुकसान तो हुकूमत वक्त का ही होगा और वज़ीर साहब का होगा। आम तौर पे हमारा ये ख्याल है, चूँकि आज शेर व शायरी से आगाज़ हुआ है, कि जो कोई खुदा के लहजे में बोलता है वक्त उसकी रौनत पर खाक डालता है। पर यहाँ तो 2 घंटे नहीं लगे और नैब ने खाक डाल दी रौनत के ऊपर। और आप ही के प्रोग्राम में मोहतरम मेरे फाजल दोस्त वज़ीर इत्तलात ने यहाँ बैठकर कहा था कि नैब तौहीन कर रहा है वज़ीर आज़म की, उनकी ये क्या ज़रूरत कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो इंक्वायरी चलाएं। तो उन्होंने तो अब एक रिकॉर्ड इस्टेब्लिश कर दिया है कि वो नैब को अटैक कर रहे हैं, हर चीज़ को अटैक कर रहे हैं। और इनको ये समझ नहीं आ रही कि जिनकी अपनी हुकूमतें जो हैं वो 4-4 वोटों पर कायम हों, कौमी असम्बली में 4 वोट की अक्सरियत है, पंजाब में गालिबन 10 वोटों की अक्सरियत है। इतनी रेजर थिन मेजॉरिटी के साथ बैठ कर ये रौनत वाले जुमले नहीं बोलने चाहिए कि हम गिरा देंगे। और उसका एक और जो अहम बहुत नुक्ता है वो ये है कि वफाकी हुकूमत जब भी सिंध हुकूमत को गिराने के बारे में इशारा भी देती है, सिर्फ ये नहीं, ये तो यहाँ तो मैं फिर दोहरा देता हूँ, उन्होंने दो जुमले बोले, जब चाहेंगे गुब्बारा फोड़ देंगे और गुब्बारे की पिन हमारे पास है, गुब्बारे की पिन हमारे पास है। अब जब जितनी दफ़ा ये बात करते हैं, कराची जो पाकिस्तान का फाइनेंशियल मरकज़ है, पाकिस्तान की मुईशत का दिल है, वो रुक जाता है। वो दिल उसी वक्त जो है वहाँ रुक जाता है कि यहाँ तो कोई गवर्नमेंट चेंज होने लगी है, तो पता नहीं यहाँ क्या होगा। तो इसका एक मुआशी नुकसान भी है और इनकैलकुलेबल, यानी कई अरबों में नुकसान होता है जब हर एक जुमला बोलते हैं कि जी हम गिरा देंगे। तो ये जो इल्ज़ाम साजी है इसको छोड़ें, कानून साजी पर आएँ और मामलात को लेकर चलें। अभी इनकी अपनी गवर्नमेंट्स जो हैं, कल जब बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के अरकान जो हैं वो अपोजिशन की मीटिंग में आकर बैठ गए, तो इनकी गवर्नमेंट तो उसी वक्त ही डावाडोल हो गई। इससे इतनी डावाडोल हुई है कि उनको अब MQM को ऑफर करना पड़ा है, नहीं हम आपको दफ्तर खोल देते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। तो लेकिन MQM ये भी कह रही है कि हमारे भी लापता अफराद बाजियाब कराएं। तो वो लापता अफराद, ये सारे इशूज जो हैं जिन्होंने खुद अभी अपनी जो एक कहना चाहिए डावाडोल मेजॉरिटी को संभाल कर रखना है, उनको इस तरह का एडवेंचरिज्म नहीं करना चाहिए। और दूसरा, चूंकि यहाँ एंगल हमेशा रहा है तारीखी तौर पर वफाकी हुकूमत का सूबाई हुकूमतों के बारे में, तो इसका एक वफाकियत का भी एंगल है जिसका हमें एहतराम बड़ी मुश्किल से हमने सीखा है। तो एहतराम जारी रखें। सिंध में एक मुंतखब हुकूमत मौजूद है, उसके साथ कोई इशूज हैं उनको बैठकर हल करें। ये इस तरह की धमकियों से कि जी पिन हमारे पास है और जब चाहेंगे गुब्बारा फोड़ देंगे, मामलात बेहतर नहीं होंगे, खराब तर होंगे। डॉक्टर साहबा, सिंध की हुकूमत को एक गुब्बारा करार दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पिन हमारे पास है, तो कौन है गुब्बारा? सिंध की हुकूमत गुब्बारा है या मरकज़ की हुकूमत गुब्बारा है? यहाँ पे पिन आपके पास है या नहीं है आपके पास पिन? कोई देखिए, इन्होंने कहा गैस का गुब्बारा। सारी गैस तो उन्होंने हमारी ले ली, गैस तो हमारा पूरा ये तो खुद पूरा टैंकर के जो है वो लेके चले गए हैं और अब क्या फोड़ेंगे? तो ये इस किस्म की फ्रिवलेस बातें जो है ना, अब आज फवाद चौधरी साहब को शायद इल्म नहीं है कि ही इज़ नो मोर MNA टुडे। आज उनका नाम भी सस्पेंड हो चुका है। जो सारी दुनिया पर आवाज़ें कसते हैं, तो बहुत से और नहीं, जिन्होंने गोशवारे जमा नहीं करवाए, लेकिन सिटिंग मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, जो कभी मुराद अली शाह के पीछे हैं, तो कभी हमारे चेयरमैन को चेयरमैन के पीछे हैं, कभी किसके पीछे हैं। आज ही इज़ नो मोर। मेरे ख्याल से फिर उनका तो क्वेश्चनेबल है कि वो मिनिस्टर भी हैं, लेकिन कितनी गैर जिम्मेदारी है कि अपने टाइमली अगर वो गोशवारे नहीं जमा कराते, दिट शोज़ के हाउ रिस्पॉन्सिबल दे आर। और दूसरा इनका मिनिस्टर शहरयार आफरीदी, दोनों के जो हैं बोथ ऑफ देम स्टैंड सस्पेंडेड। तो इस किस्म की कॉन्फ्रंटेशन वाली जो ज़बान है, इस वक्त हालात इतने ख़राब हैं, उनको ख़ुद को पता है कि उनकी हुकूमत का ख़ुद का पहिया जाम है, और आके सिंध में आप गैर यकीनी वाली सिचुएशन अगर कर रहे हैं तो अब अपने आप को नुकसान कर रहे हैं। इनफैक्ट सिंध के लोग तो बहुत खफा हैं, क्योंकि इनके आते से ही कैसे हटाएंगे? चीफ मिनिस्टर को क्यों आप धमकियां दे रहे हैं? आपने सिंध की गैस बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, आपने आते ही आपने तेल की कीमतें इतनी जो हैं हाई कर दी हैं। तो कोई दे डोंट हैव एनी फीट टू स्टैंड ऑन।
और आपको शायद आपने देखा होगा कि कल जो असेंबली का सेशन हुआ है वो इसलिए इन्होंने खुद ब्लॉक किया, खुद सस्पेंड किया क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं थे और फिर उनको अपोजिशन की बात माननी पड़ी। दूसरी बात, अख्तर मेंगल साहब, अख्तर मेंगल साहब का आज आपने बयान सुना होगा। उन्होंने ये कहा कि हम इनको गिराना नहीं चाहते, हमने भी ये कहा हम इनको गिराना नहीं चाहते, लेकिन अगर ये खुद गिरते हैं तो व्हाट कैन वी डू, हम कैसे उनको उनके बारे में क्या कर सकेंगे? रोक तो सकते हैं, सहारा दे दें कि भाई ना गिरो। देखिए वो इसके वो अगर ये गिर गए तो उनके साथ बहुत कुछ गिर जाएगा। इतना काबिल तो करे ना, हर किसी से इन्होंने लड़ाइयाँ शुरू की हुई। ठीक है, लेकिन वाडा साहब, एक तरफ फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि आसिफ जरदारी साहब गिरफ्तार हो जाएं, दूसरी तरफ आप जो हैं अपना सियासी इख्तलाफ का खुल के इजहार भी करते हैं पीपल्स पार्टी के साथ भी, मुस्लिम लीग नून के साथ भी, लेकिन कुछ बातें आप ऐसी कर देते हैं जो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं होती और वो सही साबित हो जाती हैं। आपने काफ़ी दिन पहले हमारे प्रोग्राम में एक बात की थी और अभी उस वक्त JIT की रिपोर्ट भी नहीं आई थी। ज़रा सुने फैसल वाडा साहब ने क्या कहा था। साहब देखिए, जरदारी साहब के लिए मेरा जो जाती पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा डिफरेंट है। एक तो ये कि उन्होंने 11.5 साल जेल काटी है और वह यहाँ पे समझौता करके कोई एग्रीमेंट साइन कर कर सऊदी अरेबिया नहीं भागे, ये क्रेडिट तो आप उनको दें। अच्छा, ठीक है जी। और एक गुनाह की 10 दफ़ा आपको सजा नहीं मिल सकती, तो 11.5 साल तो एक मिले। और जो आज उन्होंने काम किए और अगर उस पर वो पकड़े जाते हैं तो उनको क्या, मुझे क्या और आपको क्या, जिसने भी गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। जरदारी साहब बाकियों की तरह भागेंगे नहीं। अच्छा, राइट और रॉन्ग, सही या गलत फेस करेंगे और उनका बेटा भी कोई समझौता नहीं करेगा, कोई उसका ट्विटर अकाउंट नहीं बंद होगा। यह आपने एग्जैक्ट 1 महीना पहले बात की थी। आपकी राय जो है वो बड़ी मुख्तलिफ सी नज़र आती है, फवाद चौधरी साहब की राय बड़ी मुख्तलिफ नज़र आती है। ये इतना डिफरेंस क्यों है वुज़रा के मौक़िफ़ में? गुड कॉप बैड कॉप है। Although I mean I don't even want to call him a very good cop, but वो तो बैड कॉप है। मैंने सवाल उनसे किया है। हाँ नहीं, मैं तो अपना ऐसे तज्जिया दे रही हूँ, पूछ ले। शायद कोई अच्छी बात कर देते, आप नहीं करेंगे। आप अपने आप नहीं तो हो सकता, मैंने बैड कॉप उनको कहा तो ये अपने आप को गुड समझ ना, गुड साबित कर दें। देखिए मीर साहब, हर आदमी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपनी समझ भी है। मेरी समझ के हिसाब से जो मुझे उस वक्त बात लगी, मैंने वो बात की। और आपसे मैंने उस दिन भी कहा था कि अक्सर औकात अल्लाह ताला का रहम है कि मैं पहले बातें कर रहा था वो काफ़ी हद तक सही साबित हो जाती है जो मेरे हाथ में होती है। दूसरा, मेरी बहन ने कहा कि हमने पानी बंद किया। मैं समझता हूँ कि बड़ी नाजायज़ बात मेरे केस में, क्योंकि वजारत मेरे पास है, क्योंकि मेरा अभी भी डिफरेंसेस के बाद सबसे ज़्यादा बेहतर वर्किंग रिलेशनशिप अगर है एज ए मिनिस्टर तो वो मेरा ही है चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, यहाँ तक कि मेरी उनसे 5 दिन पहले भी बात हुई है। तीसरी चीज़ ये कि देखिए, हम सियासत अपनी जगह पे करें, लेकिन जो पाकिस्तान के मसले उसमें हमें यूनाइटेड होना पड़ेगा। परसों जो हमारी असेंबली में जो चीज़ चल रही थी उस पर एक बड़ा अच्छा माहौल था। हमने पहली दफ़ा बड़ी तहम्मुल से सुना, सारी बातें अपोजिशन की सुनी, और जब हमारी बारी आई तो एक एक्सक्यूज़ बना के अपोजिशन लीडर वहाँ से चले गए। अब उस अपोजिशन लीडर साहब के जाने के बाद माहौल ख़राब करने का ज़िम्मा इनके ऊपर आ गया। इसका मतलब ये कि ये अपने इश्यूज़ तो रिजॉल्व करना चाहते हैं ज़ाती, लेकिन जब पब्लिक का इशू का मसला आता है तो ये कभी खड़े नहीं होंगे। और यही हम डे 1 से कहते जा रहे हैं कि इन्होंने आवाम का कभी ख्याल नहीं किया। ये आज दोनों पार्टियां साथ हैं। आप, मैं खुर्रम दस्तगीर से आज जब बात कर रहे थे फर्स्ट फेज़ में, तो मैं हंस रहा था इस बात पे कि आपने सवाल किया था पीपल्स पार्टी का, लेकिन उन्होंने 6 मिनट लिए पीपल्स पार्टी का तर्जुमान बन के उसको जस्टिफाई करने के लिए। मुझे खुशी हुई, लेकिन मैं आज भी आपको कहता हूँ ये साथ होके भी साथ नहीं होंगे। ये जो दोनों की एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है मिलिट्री कोर्ट्स के मुताबिक मामले में, ये दोनों उसको पास करवाएंगे। ये आप लिखे सर चीजें, मैं लिख लूं? लिख ले ये दोनों मिलिट्री कोर्ट्स को पास करवाएंगे सर। ये सर एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अच्छा, ये एक सिग्नलिंग है। आप ये देखिए ना कि खुर्रम साहब की पार्टी ने जो आपकी खलाई मखलूक थी वहां से सिपा सलार का जो सफर है वो चंद सेकंड्स में क्रॉस किया है। अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया तो आप उनको मैं तो प्राइड ली है उसके अंदर, मैं कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि उसने अपोजिशन लीडर साहब बार बार यार्ड स्टिक का जिक्र कर रहे थे, तो मैंने कहा मुझे नहीं पता कि यार्ड की बात हो रही है स्टिक की बात हो रही है, ये वही बता सकते हैं। तीसरी चीज़ है मीर साहब के, देखिए हम मे भी अग्रेसिव हों, मे भी हमारी बात के अंदर कड़वाहट हो। कड़वाहट क्या मेरी जाती है, वो पाकिस्तान के मुल्क के बारे में अगर डैम को आप कॉन्ट्रोवर्शियल बना रहे, डैम को आप नहीं बनने दे रहे, आप किसी भी सवाल के ऊपर आप 1000 सवाल कर सकते हैं, मैं 1000 जवाब दूंगा, लेकिन आप डैम ना रोके। आज भी सिंध असेंबली में जो बात हुई
मुराद अली शाह से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो डैम को कंट्रोवर्शियल बनाएंगे। देखिए कालाबाग डैम मीर साहब हम नहीं बनने देंगे, और कालाबाग डैम को भी मैं स्टडी कर रहा हूं एज ए मिनिस्टर, जो एक्सपर्ट्स है उसके ऊपर। तो कहने का मकसद आप उसको क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता तो चलना चाहिए जो दोनों सूबों की रिजर्वेशन है, दो नहीं, 3 सूबों की, तीन की भी है, डैम ठीक की है, 3 डेट तो सूबों फिक्स की, कर ले, फिर डैम बलूचिस्तान की बात असेंबली, करें। सिंध असेंबली, खैबर पख्तूनख्वा भाई, स्टडी असेंबली करना तो as a 3 वजीर- रेजोल्यूशन as नहीं a है। वजीर तो मेरा right है ना, 3 सर, सूबों study तो की, करूं 3 कि वजह सूबों- क्या है, एक्सपर्ट्स क्या कहते वाडा हैं साहब उसके 3 ऊपर। सूबों की 12 रेजोल्यूशंस हैं, 12 दफा सर, मजम्मत की है उन्होंने। 1200 रेजोल्यूशन भी हैं, तो मेरा वजीर ठीक कहता है। एक स्टडी केस तो है ना, मैं मोहम्मद पढ़ूंगा। चले, डैम- वो ठीक है। मोहम्मद डैम की एक, डेट दूसरी तो चीज- फिक्स कर ले, वही नहीं फिक्स हो अभी पा देखिए ना, रही। ये चीफ मेरी जो जस्टिस साहब बहन, नाराज देखिए हो गए मेरी इससे। बहन जो है वो परेशान है। मैं अपनी बहन को अल्लाह मैं ताला कोई के परेशान हुक्म से नहीं हूं, मैं गारंटी खुश करता हूं। हूँ गारंटी। कि आप लोग 10 दफा भी कोशिश कर लें, ये डैम शुरू भी होगा और ठीक। बनेगा भी। अच्छा, अब इंशाअल्लाह। आपने जो एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि आप मेरी बात लिख लें कि ये दोनों पार्टियां मिलिट्री कोर्ट्स को पास करेंगी, तो खुर्रम दस्तगीर खान साहब, ये जो मुझे लिखवा रहे हैं तो मैं वाकई लिख लूं, आप पास करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स? देखिए दावे तो हुकूमत करती रही है और फिर इनके दावे जो हैं वो गलत ही साबित हुए हैं। दावा तो बहुत बड़ा किया था कि हम मुल्क की मईशत को पता नहीं 200 अरब डॉलर लूटे हुए वापस लेकर आएंगे। अभी तो 1 सेंट भी वापस नहीं आया उसका। बहुत बड़े बड़े दावे कर चुके हैं ये, एहतसाब के हवाले से, मुल्क की मईशत को ठीक करने के हवाले से। खैर डेमोक्रेसी में तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा उसमें ज़्यादा दावे नहीं किए इन्होंने, लेकिन जो हैं इनके तमाम दावे गलत साबित हुए हैं। ये अभी तो अगले हफ्ते जो हमें शुनीद दी गई है, अगले हफ्ते पहली दफ़ा बाकायदा तौर पर हुकूमत अप्रोच करेगी अपोजिशन पार्टीज़ को ये मिलिट्री कोर्ट्स के बारे में जो ये लेकर आ रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये कितनी एक्सटेंशन चाह रहे हैं, कि उसमें क्या तब्दीली चाह रहे हैं। जब वो सामने आएगा तो उसका एनालिसिस हो जाएगा और फिर लेकिन ये ज़रूर है जो कल की मीटिंग हुई कि उस मामले में अपोजिशन का एक मुश्तरका स्टांस होगा, एक ही सब हम मिलकर फैसला लेकिन करेंगे। डॉक्टर साहब, आपकी पार्टी की तरफ से तो वाज़ेह तौर पे कहा जा चुका है सीईसी की मीटिंग के बाद कि 3rd टाइम आप मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंशन नहीं देना चाहते, लेकिन मैं ये एज्यूम कर लूँ कि वाडा साहब का जो दावा है इसको पीपल्स पार्टी पूरा कर देगी और मिलिट्री कोर्ट्स को एक्सटेंशन की हमायत करेगी? देखिए, ये इनकी एक असम्पशन है। पीपल्स पार्टी उसूली उससे इनके ख़िलाफ़ है मिलिट्री कोर्ट्स के, क्योंकि ये आइन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो 3 स्टेप जस्टिस सिस्टम है, फेयर ट्रायल है, ड्यू प्रोसेस है, सारे की वो नफ़ी कर रहे हैं। तो हम उसूली इनके ख़िलाफ़ हैं, लेकिन ज़मीनी हालात भी देखने होंगे और पार्टी फ़ैसला करेगी ज़मीनी हालात देखकर कि आया सनसेट क्लॉज भी है उसमें। अब लेकिन ज़रूर हम लोग टफ क्वेश्चंस ज़रूर पूछेंगे। और हमारी अपनी पार्टी में अंदर जो राय, आपको पता है कि हमारी पार्टी की रेजोल्यूशन थी जिसमें इनकी मुखालफत की गई मिलिट्री कोर्ट्स की जनरली। ये 3rd टाइम तोसी की स्पेसिफिकली बात नहीं हुई, लेकिन टाइम विल टेल तो क्या होगा। वाडा साहब, मैंने एक ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक से पहले मैं ये आपसे पूछने की जिसारत कर सकूँ, चले हो सकता है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिलिट्री कोर्ट्स पे मान जाए, लेकिन अख्तर मैंगल को किस तरह मनाएंगे? अच्छा देखिए मीर साहब, उसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं कोई बड़ी बात तो नहीं कर सकता, अल्लाह की ज़ात हटा सकती है, हमें गिरा सकती है। मैं समझता हूँ कि सर ये तो थिन मेजॉरिटी की बात करें, 6-7 सीटों की बात, 1 सीट पे भी अगर हम खड़े होते बंदा नहीं हमें गिरा सकता सर, क्योंकि हम मुखलसी से आए हैं। अभी मैं खुर्रम साहब के साथ आज इश्यूज़ पे डिबेट करूंगा, मैं बताऊंगा कि हमने क्या अचीव किया और आपने क्या 35 साल में नहीं किया और हमने 5 महीने में क्या अचीव किया। देखिए आप डिबेट, आपने 5 महीने में क्या अचीव किया ये आप ब्रेक से आ जाए ना, सब लंबी लिस्ट है मेरे पास। नहीं, आपने मेमन डैम तो बनाया नहीं अभी तक, उसका इफ्तिताह तो किया नहीं, 2 दफा उसको आपने मुलतवी करवा दिया। देखिए ना सर, मसला ये है कि वो मुल्क के लिए बनने जा रहा था ना, 54 साल के बाद जा रहा, मेरी पैदाइश से पहले का भी सर। हाँ ठीक है, दोनों खड़े हो गए। अब जब उसकी कॉन्फ्लिक्ट, अब हमने कहा ना आप थोड़ी देर के लिए डेट आगे पीछे कर दें, सब खामोश हो गए। आप ये देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसा रिवर्स हुआ है, कार्पेट के अंदर चला गया। इनका मकसद है सर, देखिए रोटी कपड़ा मकान, तालीम, हस्पताल, सड़कें, पानी अगर आ जाएगा इस मुल्क में, जो इमरान खान साहब अल्लाह के हुक्म से लाएंगे, इनकी सियासत कहाँ जाएगी? इनकी सियासत तब है जब पाकिस्तान मुश्किलों में, अंधेरों में धकेल कर आप खड़े रहेंगे, तभी तो इनकी सियासत चलती है। ये पाकिस्तान के दुश्मन है। मैं दुश्मनी की बात नहीं कर रहा। 6 से 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है और कह रहे हैं कि ये हमने अंधेरे में डाला इनको। सवाल अगर आपने ब्रेक लेनी है बता के मैं भी जवाब दे दूं। दे दे जवाब। मैं बड़ा क्लियर है। अव्वल तो ये मेरे भाई बता दें कि किस हुकूमत के दौर में एक्नेक ने मोहम्मद डैम अप्रूव किया था। अप्रैल 2018 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बाकायदा तौर पर मोहम्मद डैम को अप्रूव किया था। ये इनकी वजारत ने खुद परसों जवाब दिया है कौमी असम्बली में।
अब सवाल ये है कि ये डैम इससे पहले 123 अरब रुपए और जो है, मिलिट्री कोर्ट्स भी आप ही ने बनाई थी। जी हम नहीं बनाए थे, वो भी बिल्कुल। प्राइड हाँ, आप ले लें। 123 अरब रुपए की जो दियामिर भाषा की जमीन है वो भी इन्होंने अब उस दिन जवाब दिए पार्लियामान को, वो हम एक्वायर करके गए। तो ये कहते हैं ना जी पहले किसी ने डेमो पर काम ही नहीं किया, हमारे बनाए हुए हमारे प्रोसेसेस के ऊपर। ये तो जब क्रेडिट लेने की बारी आई थी उस वक्त कहा जी हमने सारा कुछ किया है, जब पता चला कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, जनाब मीर साहब बड़ी करप्शन की बात है, इकट्ठा ही 309 अरब का टीका, कमाल हो गया। देखिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बड़ा क्लियर है, जब आप, और ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, जब आप हुकूमत में हैं तो फिर आप हुकूमत से कारोबार नहीं करेंगे, अपनी हुकूमती पोजीशन को अपने कारोबार को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इनके अल्फाज हैं, ये इनके स्टैंडर्ड हैं, जिसके ऊपर खुद जो हैं बड़े ऑनरेबल रज़ाक दाऊद साहब जो हैं वो नाकाम हो गए, उनको ठेका लेना पड़ेगा या वजारत लेनी अच्छा, पड़ेगी। क्योंकि मिसिंग पर्सनस का भी जिक्र है, क्योंकि अब MQM हुकूमत की इत्तेहादी जमात वो भी मिसिंग पर्सनस की बात कर रही है। अख्तर मैंगल साहब हुकूमत के इत्तेहादी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब को वोट दिया था, 4 वोट दिए थे उन्होंने, तो वो भी मिसिंग पर्सनस की बात कर रहे हैं। तो एक इंप्रेशन ये है कि जो मिसिंग पर्सनस का मामला है इस पर कोई डेडलॉक है, लेकिन हमने जब कोयटा में सूरत हाल को डिग आउट करने की कोशिश की है, तो जो कोयटा से हमारे नुमाइंदे हैं शहाब उमर, उन्होंने हमें जो रिपोर्ट भिजवाई है वो हम आपको दिखाना चाहते हैं ताकि आपको पता चले कि शायद इस मामले में कोई पेशरफ्त शुरू हो चुकी है। बलूचिस्तान में लापता अफराद का मामला हल न हो सका। क्वेटा प्रेस क्लब के सामने लापता अफराद के अहले खाना शदीद सर्दी में अपने प्यारों की बाजियाबी के लिए एहतजाज पर बैठे हैं। ताहम एक अच्छी खबर यह है कि साल 2019 में सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से चंद लापता अफराद मंजर-ए-आम पर आए, जो तकरीबन 4 साल कबल मुख्तलिफ इलाकों से लापता हुए थे। वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन तंजीम के चेयरमैन नसरुल्लाह बलोच के मुताबिक सूबाई हुकूमत को लापता अफराद की बाजियाबी के लिए 110 लापता अफराद की फहरिस्त फराहम की गई। इसमें यह पेशरफ्त हुई कि इसी फहरिस्त में शामिल 10 लापता अफराद बाजियाब हुए। ताहम इनका यह दावा भी है कि गुज़िश्ता 2 माह के दौरान मजीद लोग भी लापता हुए। लापता अफराद की सही सलामत बाजियाबी है, वो एक नेक शगुन है जिनकी वजह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान और उनके लवाहिकीन मतलब खुश है और उम्मीद करते हैं कि जो लापता अफराद का मसला है वो मुल्की कवानीन के तहत हल होगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से मतलब बड़ी तादाद में लोगों को अब भी जबरी तौर पर लापता किया जा रहा है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से कई सालों से लापता अफराद की बाजियाबी पर उनके अहले खाना खुश हैं और बाकी अफराद की भी जल्द बाजियाबी के लिए दुआगो हैं। सूबाई हुकाम के मुताबिक लापता अफराद के मामले पर वो संजीदा हैं, इस मसले को हल करने के हवाले से कोशिशें कर रहे हैं। इसी हवाले से सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लांगो ने लापता अफराद के अहले खाना और बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन के रहनुमाओं से मुलाकात की और लापता अफराद के मसले के हल की यकीन दहानी कराई। मैं एक ऐसा काम चाहता हूँ प्रैक्टिकली, सियासत नहीं। हमारे सारे लोग सियासत के शिकार हो गए, सियासत ना हो, ईमानदारी हो। मैं अपने बहन भाइयों के साथ खड़े होकर आप लोग के साथ, मैं आप लोग के साथ ऐद कर रहा हूँ बलूची ऐद कि मैं ये काम कामयाब हो सकूँ नहीं हो सकूँ, मैं इसको ईमानदारी के साथ आगे ले जाऊँगा। सूबे के मुख्तलिफ इलाकों से हाल ही में चंद लापता अफराद की बाजियाबी के बाद दीगर लापता अफराद के अहले खाना के अंदर एक नई उम्मीद जागी है और वो अपने प्यारों की राह तक रहे हैं। इनका यही मुतालबा है कि उनके प्यारों को फौरी और बाहिफाजत बाजियाब किया जाए। प्रोग्राम कैपिटल टॉक के लिए कैमरामैन एकमी रोजर के साथ शहाब उमर, जियो न्यूज़, क्वेटा। तो सारे लापता अफराद तो वापस नहीं आए, लेकिन कुछ लापता अफराद की वापसी शुरू हो चुकी है और इसका क्रेडिट किसको दें? अख्तर मैंगल साहब को दें या वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सनस को दें या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को दें? डॉक्टर नफीसा शाह साहबा जो ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, डॉक्टर शीरी मज़ारी साहबा, वो भी जो ये मिसिंग पर्सनस का मामला है इसको हल करने के लिए कोई लेजिस्लेशन करना चाहती हैं। आपको लगता है कि इन मामलात पे अपोजिशन और हुकूमत एक मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार कर सकते हैं? बिल्कुल जी, अगर इस पे तो आगे बढ़कर हम लोग उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पहले ये आके बताएं तो सही कि मिसिंग पर्सनस का जो इशू है उसके कुछ हमें डेटा दें, कितने लोग मिसिंग हैं, कहाँ कहाँ हैं। और ये जो आपने रिकवरीज़ की बात की, ये बिल्कुल अपनी जगह हकीकत है कि कुछ रिकवरीज़ हुई हैं, लेकिन उसके बाद और लोग भी फिर गायब हो गए उसके बाद भी, और शायद उससे ज़्यादा गए हैं, जितने आए हैं उससे ज़्यादा गए हैं। तो इसलिए ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर साहिबा जो हैं
वो जब खड़ी होती है पार्लियामेंट में, आई हैव ऑल रिस्पेक्ट फॉर हर, शी इज़ अ फ्रेंड, लेकिन वो ऑपोजिशन होकर बात करती हैं कि ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए। आज भी उन्होंने जब क्वेश्चंस रेज हुए ह्यूमन राइट्स के इशू के ऊपर, ताहिर दावर के इशू के ऊपर, और कुछ रेज किया उन्होंने PSM, जिसको मैं कहती हूँ शायद वो खैबर पख्तूनख्वा में स्प्रिंग है, इट्स अ स्प्रिंग मूवमेंट, तो उनको रिस्पॉन्ड करके शी सिंपथाइज्ड विद देम और कहना होना चाहिए और ये होना चाहिए, लेकिन जवाब नहीं था उनके पास। तो इस वक्त ठीक है, अगर उन्होंने एक इनिशियल स्टेप लिया है तो हम उसको कंडीशनली सपोर्ट करेंगे, कॉशियसली, लेकिन माजी में कुछ ऐसी कमीशन भी बनी कोर्ट्स की तरफ से, उसका क्या हुआ, और अब ये बना रहे हैं तो इनके TORs क्या हैं, इनकी अगर है नियत तो ऑफ कोर्स विल सपोर्ट देम। अच्छा, तो ये जो वाडा साहब कराची में ये कोई मसला है? देखिए मीर साहब, आपको मिसिंग पर्सनस की भी दो लिस्टें हैं। एक वो मिसिंग पर्सन जिन्होंने अभी काउंसलेट, चाइनीज़ काउंसलेट के अंदर अटैक किया है, वो भी मिसिंग पर्सनस ही थे और वो टेररिस्ट, दहशतगर्द निकले। एक तो वो लिस्ट है। एक जेन्युइनली मिसिंग पर्सन है जिनके ऊपर सबका, सारे पाकिस्तानियों का कंसर्न है, हमारा भी कंसर्न है, और उसके ऊपर काबू चाहिए। कराची के अंदर कंपेरेटिवली कोई बहुत मेजर नंबर नहीं है, और उसमें सियासत ज़रूर की जाती है, और उसमें भी जो 2800 आदमी एक पर्टिकुलर पार्टी के रिफ्लेक्ट किए जाते हैं, और 2800 आदमी टेररिस्ट स्क्वाड के थे, और उसमें भी मेजॉरिटी जो है वो अपनी जगहों पर है मौजूद, तो सियासत का भी हिस्सा है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपसे रिलेटेड नहीं है, लेकिन क्योंकि अब आज बहुत सी ट्वीट्स किए हैं फवाद साहब ने, उन्होंने कहा कि अदालतों को खालिस्तान इंतज़ामी नौइयत के फ़ैसलों से इज्तनाब करना चाहिए, वरना तकसीम इख्तियारात का नज़रिया गैर मौसर हो जाएगा। तो वो कह रहे हैं जी कि ये फ़ैसला कि अस्पतालों में पर्ची फ़ीस क्या होगी, बहरहाल वजारत सेहत ने तय करना है। तो पेशावर में अगर ये एक फ़ैसला किया है कोर्ट ने, तो उसको भी वो कह रहे हैं कि आपने गलत किया है। और फिर वो कह रहे हैं जी कि आज शाहबूब कुरैशी साहब ने कहा असम्बली में कि हम अभी बिलावल साहब का नाम ECL से नहीं निकालेंगे, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जाली अकाउंट्स केस में अपनी जजमेंट दे दिया कि बिलावल साहब का और मुराद अली शाह साहब का दोनों का नाम ECL से निकाला जाए। ऐसा नहीं लग रहा आपको कि कुछ जुडिशरी के साथ आप मुहाजराई की तरफ जा रहे हैं? नहीं मीर साहब, मैं आपको ये बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर कर दूं कि ना हमने पहले कभी किया है, ना वही हम करेंगे, ना कभी हम ऐसा सोच सकते हैं। हम अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं, और जहाँ तक ECL से ताल्लुक़ है, रिटन ऑर्डर का इंतज़ार हो रहा था, वो आ गया? वो अगर आ गया है तो उसके बाद भी हमारे पास दो पराए हैं उसके अंदर भी, या कैबिनेट फैसला करेगी कि नाम निकाल दे, या फैसला करेगी रिव्यू में जाए। तो दोनों कानूनी फैसले हैं। अच्छा, ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ है, तो वो जो कैबिनेट फैसला करेगा वो पास चल जाएगा। लेकिन मैं मीर साहब थोड़ा सा आपको कुछ हकायक पे लाना चाहता हूँ, जो हम हर बार डिबेट करते हैं, पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं। वो बुरा भला हम थोड़ी चीज़ें कौम को ये तो बताएं कि कौम के साथ हमने क्या किया है और इन्होंने क्या किया था। डैम पे आ जाए तो डैम इन्होंने कंट्रोवर्शियल किया, अब ये खामोश है, सन्नाटे में समझ नहीं बनेगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से बनेगा और बहुत जल्द उसकी डेट आएगी। नंबर 1। नंबर 2 सर, IMF के पास हम नहीं गए। आज तक सारी हुकूमतें IMF के पास जाती थी, जाने के बाद फिर अभी तक नहीं ना गया, लेकिन आप जाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ सर, हमेशा IMF के पास जाती थी, फिर बाकी ममालिक के पास जाके खड़ी होती थी। हम पहले फ्रेंडली मुल्कों के पास गए, अपने दोस्त ममालिकों के पास। अब अगर हमें जाना भी अगर पड़ा, अगर किसी सूरत में, तो हमारी कंडीशंस बहुत डिफरेंट हो गए और बहुत नॉमिनल और बहुत छोटा अमाउंट हो गया। नंबर 1, ग्रे लिस्ट से हम ब्लैक लिस्ट में जा रहे थे, वो रुक गया है मामला। ठीक है जी, वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है हमारे अंदर। फिर आपकी अरबों खरबों रुपए की जो ज़मीनें कब्जे की थी, वो हमने छुड़ाई। हमारे लोगों के ऊपर रेफरेंसेस का दाग आया तो उन्होंने रेजिग्नेशन की, अकाउंटेबिलिटी हुई। खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे दोस्त है, बड़ा मेरा, मैं इनको बड़ा पसंद करता हूँ। इनका भी एक पंप निकला है गैर कानूनी जो हमने गिराया है। अब अगर गंगा के अंदर खुर्रम दस्तगीर इनके अपने नाम से है सर, देखिए जो इतलात है वो तो खुर्रम साहब बताएंगे। हमारे पास जो इतलात है रिकॉर्ड के अंदर, वो खुर्रम दस्तगीर साहब का गैर कानूनी पंप था जो हमने गिरा दिया। चले अब ये लेकिन बनी गला नहीं गिरेगा, बनी गला नहीं बनी गाला नहीं गिरेगा, मेयर बुखारी चेयरमैन सेनेट। खुर्रम साहब जरा इसका जवाब दे दें कि आपने, मैं इसका जवाब देता हूँ। वो पंप खुर्रम दस्तगीर का गिरेगा, सुन ले जरा, गरीबों का गिरेगा। अच्छा, इनको तकलीफ है खुर्रम साहब का, गलत और गिरे ना। खुर्रम साहब इसका जरा जवाब दे दें आप। मैं इसका तफसीली जवाब देता हूँ, लेकिन पहले इनको जवाब देना पड़ेगा कि बनी गाला क्यों नहीं गिरा। रेगुलराइज होने का क्या मतलब है कि ये इतने सालों से गैर कानूनी जो है तामीर थी, ना बनी गाला गिरता है। जहां अरबपतियों के अपार्टमेंट्स हैं वो भी रेगुलराइज हो जाता है। जहां जो है वो हमारे अरबपतियों के अपार्टमेंट्स कहाँ थे जी? माशाल्लाह 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू के ऊपर जो एक खूबसूरत बिल्डिंग जो है, तो वो तो अदालत का फैसला है जी। अदालत का फैसला तो अदालत
लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि एम्प्रेस मार्केट कराची में जिन लेकिन ये गरीबों की सवाल पैदा दुकानें होता है गिराई कि गई वो भी सुप्रीम कोर्ट का एम्प्रेस फैसला था। मार्केट कराची में और इस्लामाबाद में और लाहौर में गरीब लोगों ने अगर नाजायज तजावजात कायम किए हैं तो उनको भी दे देते उन्होंने बेचारों गलत को किया है। रेगुलराइज करा लेते यहाँ हैं, पे जो कुछ अरबपति हैं 100 रुपए दे के साहब मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना क्या चाहता हूँ, ये वो मसला है जब आप सच्ची बात करें। अब मैं इज्जत करता हूँ, मैं नहीं कभी समझता था खुर्रम भाई ने भी हाथ धोए होंगे, लेकिन इनका भी निकल आया तो ये कहते हैं मैं इसका मतलब ये है, मैं मीर साहब से एक बात कह दूंगा कि मैं अपने भाई फैसल वावडा को अदालत में लेकर जा रहा हूं कि इन्होंने मेरे बारे में जो गलत बातें की हैं इस प्रोग्राम में, अब चूंकि रिकॉर्ड का हिस्सा है, आई विल टेक हिम टू कोर्ट। कोई गैर कानूनी बिल्कुल ठीक है, उनकी बात सुन रहे हैं। मेरी थी भी नहीं, और अब मैं इनको अदालत में लेकर जाऊंगा। इनका एक ही जवाब है, देखे ना, इनसे हम सवाल पूछ रहे हैं हुकूमतों के, ये आ गए जाती एक शख्स के ऊपर आप आए। अच्छा, आपके पास एक शख्स के ऊपर आप आए, सबूत है कि मैंने मीर साहब ही क्या कहा, जो मैंने मीर साहब मैं बड़ा एहतियात से रिस्पॉन्सिबल हो गया हूँ। मैंने कहा जो इतलात हो गया। अब मैंने ये कहा कि इतलात है, खुर्रम साहब ने कहा नहीं, देखिए आप लोगों ने इल्जामात का, अब मैं इनको हद तक इज्जत पर अदालत में लेकर जाऊंगा। सर आपके पास काम ही नहीं रह गया है। आपने अभी कहा कि फैसल ने, अभी आपने मुझे कहा कि बनी गाला के ऊपर अदालत में क्यों नहीं जाते आप लोग गिराने के लिए, अब मैं आपको लेकर जा रहा हूं तो आप क्या कहा कुछ नहीं, खुर्रम साहब अपनी मर्जी से ना डिस्टॉर्ट करें ना सर। आप लोग असेंबली में मेरी बात नहीं सुन रहे थे। मेरा ख्याल है कि अगर आपके पास सबूत नहीं है आप अपने इल्जाम वापस मेरी साहब सुने सर। हाँ। अभी आपको 3 चीजें मैं बता देता हूँ। खुर्रम साहब मुझे कोर्ट में लेके जाएंगे, मैं कहूँगा जी यही इतलात है, उस इतलात में मैं गलत साबित हो जाऊंगा। नहीं, आपके पास सबूत है तो बात करें ना। आपने सबूतों के बगैर जो हम पे इल्जाम लगाए सर, वो आपका सबूत है। एक देखो मीर साहब सुन लें, उसका उन्होंने कहा कि जी हमने असेंबली में, इन्होंने मेरा वॉकआउट किया, लेकिन असेंबली के बाहर जाके मेरी सारी बातें सुनी, इन्होंने खुद एडमिट किया। तीसरी चीज ये कि जब मैं कहता हूं गलत आपने काम किया, किसी ने भी किया, मैंने भी किया, तो आप कहते हैं आप कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करें। भाई रेगुलराइज करने का कोर्ट ने ऑर्डर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू की अगर आप बात करें, कोर्ट ने कहा। और मैं आपको एक चीज रिकॉर्ड का हिस्सा बना रहा हूं आज कि हमारी कैबिनेट में यह डिस्कशन हुआ है जो आज आपने कहा है कि अगर अमीर के लिए ये हो रहा है तो गरीब को रेगुलराइज कराने का तरीकेकार क्या होगा। और फारूक नसीम साहब को इमरान खान साहब ने हदायत की है कैबिनेट के अंदर कि इसके ऊपर वर्किंग करके मुझे बताएं। तो सर ऐसा ना तो फिर जो गरीब नाम तो फिर जो आपने गरीब लोगों की तजावजात के नाम पे उनकी जायदादें गिराई हैं, फिर उनको रिस्टोर करें आप। किनकी रिस्टोर करें? जिन लोगों को आप सर हमने तो कोर्ट ऑर्डर्स के ऊपर किया है सर, हमने खुद थोड़ी किया है सर। हमारे आने से सिंध में जो हो रहा है वो हम कर रहे हैं सर। कोर्ट ऑर्डर्स है ना सर, कोर्ट को आप ना करते, हम नहीं करेंगे। बात यह है कि इस काबीना ने, कहते कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, सिर्फ मोहम्मद दैम नहीं हुए, इस काबीना ने इस्लामाबाद का मास्टर प्लान बदलने की अप्रूवल दे दी कि जी आप जनाब रेगुलराइज कर देंगे। उस अप्रूवल के बाद ही तो बनीगाला ने रेगुलराइज होना है, उसके बगैर हो नहीं सकता था। तो काबीना ने भी अपने हाथ धो लिए हैं इस मामले में कि एक बनीगाला को बचाते बचाते जो असल हक था, जब कहते थे कि जी मुझसे एहतसाब होना चाहिए, तो फिर इससे पहले कि किसी गरीब की एक छत की ईंट गिरती, चाहे कोर्ट का ऑर्डर था, बनीगाला को गिरना चाहिए। सर ये कैसी बात है, उसकी छत गिरनी चाहिए। इज ही टॉकिंग लीगल, इज ही टॉकिंग सेंस, इज ही टॉकिंग पॉलिटिक्स? जब मैं लीगल की बात करता हूं तो फिर आप कहते हैं कि जी आप क्या बात कर रहे हैं। जब मैं इल्जामात की बात करता हूं मैं भी बड़ी संजीदगी से बात कर रहा हूं। कोर्ट पे टकराव नहीं करूंगा सर, मैं कोर्ट से अच्छी बात है ना करें। वैसे डॉक्टर साहबा, सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया और ये कहा है कि बिलावल साहब का और मुराद अली शाह साहब का नाम ECL से हटाया जाए। तो आज असेंबली में इस पर बड़ी बहस हुई थी, तो ये मामला तो तय हो गया ना। अब तो नाम देखिए, अब इनका पता नहीं लेकिन है, वो कह रहे हैं कि अभी कैबिनेट ने फैसला एक बात ये करते हैं, दूसरी बात फवाद साहब करते हैं, तो क्या पता ये नेक्स्ट क्या कहें। तो इनके ऊपर कोई हम लोग इतनी द ओनली थिंग प्रेडिक्टेबल अबाउट PTI इज दैट दे आर वास्टली अनप्रेडिक्टेबल। दूसरा, बनीगला के साथ साथ आप प्लीज ऐड कर लें कि अलीमा बाजी सलीका सिलाई मशीन में कपड़े बना बना कर अरबपति हो गई हैं, और वो भी इनको उसका भी इल्म नहीं है ना, उसके ऊपर भी उनको NRO मिल गया, लेकिन दे स्टिल डू नॉट हैव एन आंसर कि कहाँ से उनका हर रोज एक नई प्रॉपर्टी निकल आती है। जवाब दें? तो उसका भी उनके पास जवाब नहीं है। 2 पाकिस्तान है, एक इनका पाकिस्तान है जहाँ कानून को ट्विस्ट और टर्न, डेस्कॉन का बता दें, कोई इनके पास एक सवाल करें ना, आपने पहले अलीमा बाजी वाला का भी है, सलीका सिलाई मशीन वाला बताएं, और बनीगला का बताएं। ब्रिटिश पासपोर्ट इनका मैं अब आपको अदालत में ले जाऊंगा। वेरी गुड। मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मैंने कहा जवाब बुरा फंसे सर, जवाब दे दें। सर मेरी बात सर सुने सर, आप मेरी 8 प्रॉपर्टियां ला रहे थे, वो तो लाए ना। आपका वो भांजा भतीजा गया हुआ है, वो आजकल सुना दरख्तों पे, उसको मैंने शावर का कहा तो उसने शावर ले लिया था 5 दिन, खुद ही कहता रहा, मैं घूमता रहा।
नंबर एक। नंबर दो सर ये कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ मैं मीर साहब कि अब हम दोनों कोर्ट में भाई खड़े होंगे, ये एक पर्चा भेजेंगे, मैं दूसरा पर्चा भेजूंगा। तीसरा सर ये कि नफीसा साहिबा ने अलीमा साहिबा की बात की, मैं फरियाल तालपुर साहिबा को अद्दी बुलाता हूँ, सिंध की रवायत भी है, तो मैं बहन कहने के बाद सही या गलत उस पर डिबेट पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं नफीसा साहिबा से अपनी बहन से एक सवाल करूंगा। नफीसा साहिबा के वालिद मोहतरम सीएम सिंध थे, उजैर बलोच जो गर्दन काट टेररिस्ट फुटबॉल खेलता था, उनके साथ एज सीएम जाके तस्वीर खिंचा के बैत लेकर उनकी मर्जी के एमपी एमएनएस बनाए। आप कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए कि मुझसे कौन कैसा सवाल कर रहा है और मैं किस चीज का जवाब दूं। जब आप इसकी बहस में जाते हैं, कुछ साथी आपकी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। कौन सर? आपको पता है? नहीं मुझे आप बताएं सर, अगर आपको पास है आपके एमएनए हैं जो कौन वो आपके जो एमएनए है पता है आपको? नहीं मुझे तो नहीं पता। अच्छा, सारी की सारी एमक्यूएम आपके साथ है। अच्छा, अब इस पे अब आप मेरा ख्याल है बहन भाई भतीजा बाप सब तक पहुंच जाते हैं। टब्बर के नारे लगेंगे ना तो फिर सारे टब्बर खींचे जाएंगे। अच्छा, जहां से आगाज जो कर दिया पॉलिटिकल डिस्कोर्स को डिग्रेड जो कर दिया, मेरा ख्याल है यहां पे ना करें। अब एक मामला जो है वो आज अदालत में चला गया है और कई दफा गया और मैं इस प्रोग्राम में उस मामले पे कई दफा बहस कर चुका हूं। इमरान खान साहब के सामने भी बात हो चुकी है, अब वो फिर अदालत ने उस मामले को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। तो ये मामला हर 3-4 साल के बाद अदालत में आ जाता है। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। हमने इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब से, इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले इस पर एक सवाल किया था। ज़रा सुने मैंने क्या सवाल किया था, उन्होंने क्या जवाब दिया था। आपने जब नॉमिनेशन पेपर जमा कराए हैं तो हर जगह पे फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के लोग जो हैं वो मसला उठा देते हैं, एतराज़ करते हैं सीता वाइट की बेटी का। अब उस पर मुझे याद है कि आपने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हमारे प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एमक्यूएम के जो मिनिस्टर्स थे जिनको वो पूरा रिकॉर्ड और वो अमेरिकन कोर्ट का फैसला भी दे के भेजा गया था, आपने उसका वहाँ पे जवाब दिया। लेकिन ये मसला ख़त्म नहीं होता और हर जगह जब भी आप इलेक्शन में आते हैं मसला आ जाता है। इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन है कि नहीं है? इसका सोल्यूशन ये है कि इसका कोई ये इशू ही नहीं है। अच्छा। इसका ये सोल्यूशन है, यानी अगर ये होता तो ये चैलेंज हो जाते हैं ना पेपर्स उधर। मैं 22 साल से जब से पॉलिटिक्स में आया हूँ, क्योंकि ये मेरे मुखालिफ और ये दो शरीफ ब्रादरान, इन दोनों के पास कोई और बात नहीं होती कि इमरान खान ने कोई करप्शन की हो, या शौकत खान हम पे अटैक करते हैं या फिर ये मेरी ज़ाती ज़िंदगी पे करते हैं। और ये इतना नीचे गिरते हैं, ये या ये उठा लेंगे या फिर वो जमायमा के ऊपर, उसके ऊपर जो इन्होंने यहूदी लॉबी, ज़ायनिस्ट लॉबी, ये पूरी। और अब फिर मुझे ये किताब इन्होंने लिखवाई है, ये पूरी इनका ही काम है। ये चौधरी इफ्तिखार, इसके पीछे ये दोनों भाई हैं, इन्होंने सारी जिंदगी ये किया, मेरे से नहीं किया, बेनज़ीर भुट्टो से किया, नुसरत भुट्टो से इन्होंने ये किया। वो मौलाना समझे हक मुझे उनका बेटा बता रहा था, उनसे इन्होंने किया कोई मैडम ताहिरा का केस। ये हमें ये उतना नीचे गिरते हैं। ये जो कंट्रोवर्सी है बार बार सामने आती है, इसको सॉल्व करने का तो बड़ा आसान तरीका है, आप यस या नो में जवाब दे दें। हाँ, ये नॉन इशू है, इसके ऊपर मैं जवाब क्यों दूं? तो ये नॉन इशू है। एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस पे समाअत का फैसला किया है, कल समाअत होगी। अब मैंने खुर्रम दस्तगीर खान साहब से ये पूछना है कि क्या ये इमरान खान साहब का ये तासुर दुरुस्त है कि जब भी ये मामला आता है तो इसके पीछे आप ही की पार्टी होती है? खुर्रम दस्तगीर खान साहब, इमरान खान साहब का एक ख्याल है कि जब भी उनकी एक मुबैना बेटी का जिक्र किया जाता है, कोई रेफरेंस फाइल किया जाता है, किसी अदालत में दरख्वास्त दायर की जाती है, उसके पीछे शरीफ फैमिली होती है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। देखिए, बड़ा वाज़ेह है, मेरे भाई ने एक ज़ाती इल्ज़ाम लगाया, मैंने कहा जी ये गलत बात है और मैं इनको अदालत में लेकर जाऊंगा। मैंने वजाहत से जवाब दे दिया, आपने वो वजाहत लेने की कोशिश की लेकिन जवाब नहीं आया कि ये नॉन इशू है। ये नॉन इशू नहीं है। अब जबकि आप इस मुल्क के सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा कि क्या आपने अपने पेपर्स में जब अपने बच्चों की तफसीलात लिखी है तो आपने दुरुस्त लिखी है या नहीं लिखी। ये नॉन इशू अब नहीं रहा, शायद जब तक ऑपोजिशन में थे नॉन इशू होगा, क्योंकि अब जबकि सिचुएशन ऐसी आ गई है कि एक सिलेक्टेड हुकूमत है, सिलेक्टेड एहतसाब है, इलेक्टेड है,
नहीं, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड हुकूमत है। सिलेक्टेड है ना, कौम ने सिलेक्ट किया हमें और इनको रिजेक्ट किया है। सिलेक्टेड हुकूमत है। मुझे तो जो पता है सिलेक्टेड एहतसाब है, कौन सिलेक्ट करती है? अवाम ने सिलेक्ट किया हमें। नहीं, अवाम सिलेक्ट नहीं करती, अवाम इलेक्ट करती है। मीर साहब शायरी तो सुन इनको लेना इनकी जी। खुशाक- मीर साहब ख्वाहिशात शायरी कुछ तो तो सुन रहने लेना देना, सर। कि सिलेक्टेड हुकूमत, सिलेक्टेड एहतसाब, डॉलर गरां याब, खाद कमयाब, अवाम बेअसबाब, महंगाई बेहिसाब, बिजली गैस नायाब, सिफर तरक्याती अखराजात, है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा, मर्गे मफाजात। याद ये किताब क्या- लिख लिया सर, अब क्या ये। तुकबंदी की आज, हाँ। तो काम कमाल कर दिया आपने। क्योंकि ये अभी मर्गे मफाजात इनकी अभी मिनी बजट में अगले हफ्ते होने लगी है। अच्छा, क्योंकि जिस मीर किस्म साहब, की ये क्रेडिट आप इस गवर्नमेंट को दे मिसमैनेजमेंट दे जो है, सर। आलू के काश्तकार लाहौर की सड़कों पे आ आलू रहे के काश्तकार लाहौर की मिनी सड़कों पर बजट- हैं, सर, पूरा आपको मुल्क ये बिल क्रेडिट- बुला रहा है बिजली ये और गैस क्रेडिट आप का। दे दे पाकिस्तान तहरीक पूरा इंसाफ मुल्क को। बिल बुला रहा है इनको महंगाई से। शेर व शायरी लिखत पढ़त में लगा दिया सर। नहीं नहीं, मिनी फवाद बजट- चौधरी गलत गालिब लिख रहे हैं अपने कोर्ट अपनी ट्वीट्स में, तो हम तो मीर दुरुस्त तो साहब कर ही सकते हैं मिनी ना। बजट पे ये यू टर्न मारने वाले हैं। अच्छा। बड़ा सा यू टर्न, तीन यू टर्न उन्होंने IMF के इशू पर मीर मारे। साहब, एक Three और चीज बड़ी U-turns। अच्छी गई है, खुर्रम साहब ने ब्रेक में जो बताई बात एक क्लियर मिनट कर दूं। जी जी, उनकी बात मुकम्मल हो देखिए, जाए। मईशत का इतना ख़राब हाल है, लेकिन जो इनके वजीर हैं 3 यू टर्न्स उन्होंने IMF पे मार दिए हैं और फिर दौड़े दौड़े कभी सऊदी अरेबिया चले जाते हैं, कभी UAE चले जाते हैं। लेकिन इन्होंने जो ये अनसर्टनिटी क्रिएट की है, इसकी वजह से ज़रदारी साहब ने जैसे कहा, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट 40 से 50 अरब डॉलर जो है वो आपके स्टॉक मार्केट से गायब हुए हैं। और फिर आपने कर्जा भी बढ़ाया रुपये को डिवैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है। तो अगर आप IMF के पास आपको जाना था ही नहीं शुरू से, तो आपने रुपए को डिवैल्यू क्यों चलें, किया? अब इस पे लंबी बहस हो जाएगी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं चलते चलते वहीं से प्रोग्राम को ख़त्म करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ने गालिब का एक शेर जो है वो नैब की खिदमत में अर्ज किया। सस्पेंडेड फवाद चौधरी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। लेकिन इसका जो इस नज़म का जो आखिरी शेर है वो है, हुआ है शाह का मुसाहिब फिरे है इतराता, वगरना शहर में गालिब की आबरू क्या है। तो इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि तमाम बड़ी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी अपनी आबरू को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि गालिब ने कहा था, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। अल्लाह करे कि इस जमहूरियत के कूचे से कोई बेआबरू हो के ना निकले। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।